नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र में इन दिनों बड़ा हड़कंप है और वो हड़कंप ओमिक्रॉन की वजह से नहीं है, कोरोना की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से नहीं है। और वो हड़कंप जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के स्वास्थ्य को लेकर भी नहीं है, सरकार की चिंता में भी नहीं है। तो फिर किस बात से हड़कंप है? हड़कंप है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक घोषणा से। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव का जिस तरह से धंधा चल रहा है, जिस तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है इन संस्थाओं का, वो चलने नहीं देंगे। केंद्र सरकार एक नई पॉलिसी कोऑपरेटिव्स के लिए लेकर आ रही है और उसको लागू किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि कोऑपरेटिव्स के लिए पॉलिसी आ रही है तो इसमें इतने बड़े हड़कंप की क्या बात है? दरअसल उसको समझने के लिए महाराष्ट्र की राजनीति को समझना पड़ेगा। महाराष्ट्र की राजनीति कोऑपरेटिव्स के जरिए ही चलती है और उसके पुरोधा हैं शरद पवार। शरद पवार की ये जो आपको राजनीतिक ताकत दिखती है वो इन कोऑपरेटिव्स के कारण है, उस पर कब्जे के कारण है, उसके दुरुपयोग के कारण है, उसके दोहन के कारण है। अब मुझे भी उस समय लगता था 1999 से 2014 तक 15 साल जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार रही तो समझ में नहीं आता था कि इतनी बुरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद ये चुनाव जीत कैसे जाते। उन 15 सालों में महाराष्ट्र में या बल्कि जो है पूरे देश में किसान आत्महत्या के सबसे ज़्यादा मामले हुए। सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की। कानून व्यवस्था की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, 26/11 हुआ वहीं पर, ट्रेनों में जो है सीरियल ब्लास्ट हुए, तमाम इस तरह की चीज़ें हुई। भ्रष्टाचार, जो कुछ बुरा हो सकता था किसी सरकार के लिए सब कुछ होता रहा, लेकिन लगातार चुनाव जीतती रही कांग्रेस और एनसीपी। तो ये समझना ज़रा मुश्किल हो गया था। लेकिन अगर इसको समझना चाहते हैं आप तो महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव्स का जो जाल है उसको समझना पड़ेगा। शुगर कोऑपरेटिव्स, उसके अलावा मिल्क कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये चार मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति तय करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो जो है ऐसी संस्थाएं हैं जिनका राजनीति से सीधा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कुछ नेताओं का उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, कुछ के पदाधिकारी होंगे, लेकिन राजनीति या कम से कम चुनाव कैसे प्रभावित करेगा तो उसका थोड़ा मैं आपको विस्तार से डिटेल उसका बताता हूँ। क्या है कि जो शुगर कोऑपरेटिव मिल्स हैं, और ये कई चीज़ें नियम बनाकर, बड़ी चालाकी से नियम बनाकर की जाती हैं। जैसे एक नियम है कि शुगर मिल के बीच में, दो शुगर मिल्स के बीच में 25 किलोमीटर से कम का फासला नहीं होना चाहिए। यानी एक शुगर मिल का दायरा जो है वो प्रोक्योरमेंट का वो हो जाता है 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर इलाके में आने वाले जितने गन्ना उत्पादक हैं उस शुगर मिल पर निर्भर हो जाते हैं। अब होता क्या है, ये शुगर मिल्स हर परिवार के एक व्यक्ति को, कोशिश होती है लगभग हर परिवार के एक व्यक्ति को छोटी बड़ी कोई किसी तरह की नौकरी दे देते हैं। और ये शुगर मिल्स को, ये जो शुगर कोऑपरेटिव्स हैं, इनको कंट्रोल करते हैं एनसीपी या कांग्रेस के बड़े नेता। उनके जो समर्थक किसान हैं, मतलब गांव हैं, उनके किसानों का गन्ना तो पेराई के लिए आएगा, लेकिन अगर विरोधी दल के समर्थक हैं तो उनका नहीं आएगा। तो उसमें होता क्या है, सैकड़ों की संख्या में गन्ना किसान परेशान होते हैं, मजदूर परेशान होते हैं, तो आखिर में हार कर उसी तरफ चले जाते हैं। ये शर्त होती है कि वोट दोगे हमें तब तुम्हारा गन्ना हमारी मिल पर आएगा। दूसरा, जो हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का है, उसके जरिए पूरे परिवार को प्रभावित किया जाता है। ये नौकरी तब तक है जब तक पूरा परिवार हमारी पार्टी के नेता को वोट दे रहा है, हमारी पार्टी को वोट दे रहा है। इसी तरह मिल्क कोऑपरेटिव में भी किया जाता है, इसी तरह कोऑपरेटिव बैंक में भी किया जाता है। अगर आप एनसीपी या कांग्रेस के समर्थक नहीं हैं तो आपको लोन मिलना बहुत 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 कठिन है, संभव नहीं है।
तो होता ये है कि जिन कोऑपरेटिव्स में इनके अलावा दूसरे दलों के नेताओं का कब्जा है या कहें उनका नियंत्रण है, प्रबंधन है जिन उनके पास, उन कोऑपरेटिव्स की हालत हमेशा ख़राब रहती है। ये जो संजाल बनाया हुआ है कांग्रेस एनसीपी ने, वो टूटना मुश्किल होता है। तो आप कहेंगे कि भाई 2014 में तो कांग्रेस एनसीपी हार गई, बीजेपी से नंबर 1 पार्टी हो गई, बीजेपी शिवसेना की बाद में सरकार बन गई। वो इसलिए हो पाया कि 2014 में कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग लड़े तो वोट का बंटवारा हो गया, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला। 2019 में दोनों फिर से साथ आ गए, कांग्रेस एनसीपी, और 2014 से 2019 के बीच में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने इस प्रभुत्व को एनसीपी कांग्रेस के तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। तो बीजेपी नंबर 1 पार्टी तो बन गई, लेकिन सत्ता से बाहर रह गई। वो शिवसेना ने धोखा दिया, उसका भी एक कारण है। लेकिन जो एनसीपी और कांग्रेस को इतनी सीटें मिली, उनमें ये बड़ा कारण था कि दोनों साथ लड़े। अब जो है ये बात समझ में आ गई है अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि अगर महाराष्ट्र जीतना है, अकेले दम पर जीतना है, तो कोऑपरेटिव से कांग्रेस एनसीपी का वर्चस्व खत्म करना पड़ेगा। तो पहला कदम उठाया गया कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में चेंज किया गया और आधार मिल गया। 2-3 जो है कोऑपरेटिव बैंक फेल हो गए, दिवालिया हो गए। तो उसके बाद जो है अभी तक जो स्थिति है, जो कानून था उसके मुताबिक कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उनका नियंत्रण, उनका रेगुलेशन जो है राज्य सरकार के अधीन था। लेकिन अब इस परिवर्तन के बाद, संशोधन के बाद, अब वो सीधे आरबीआई के अंदर में आ गए। इससे बहुत परेशानी, सबसे ज़्यादा विरोध इसका कोई कर रहा है तो शरद पवार। वो कह रहे हैं ये तो संघीय ढांचे का जो है अपमान है, ये तो कोऑपरेटिव जो है राज्य सरकार का मामला है, इसमें केंद्र क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि सिस्टम को सुधारने की कोशिश हो रही है, बैंक दिवालिया न हो, लोगों का पैसा न डूबे, इसके लिए ये व्यवस्था की जा रही है। लेकिन उनको वो पक्ष दिखाई नहीं देता। उनको लग रहा है कि हमारा राजनीतिक वजूद खतरे में पड़ रहा है, इसलिए परेशान है। अब आप देखिए किस तरह से ये सिस्टम काम करता है, उसका एक उदाहरण देता हूँ। 2011 में महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड ने एक सोसाइटी जो बिजली का वितरण करती थी उसको अपने अधिकार में ले लिया। क्यों ले लिया? और ये अहमदनगर की सोसाइटी थी जो 183 गाँवों में बिजली की सप्लाई करती थी। तो बिजली जो ली उसका पैसा नहीं दे पाए, डिफ़ॉल्टर हो गए, तो इसलिए उसको ले लिया। अब ये किसकी थी? ये सोसाइटी थी राधाकृष्ण विखे पाटिल, जो उस समय उस सरकार में कृषि मंत्री थे, उनकी सोसाइटी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ये अजीत पवार बदले की भावना से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मामला क्या था? मामला ये था कि ये बिजली तो लेते थे, पैसा नहीं दिया। और ये पैसा क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि अपने वोटर्स को, जो इनके समर्थक थे, उनको फ्री बिजली देते थे। अब आप खेल देखिए सब। तो उसको जब ले लिया गया, उसके बाद आप देखिए उसका असर क्या हुआ कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी बाद में छोड़ दी। आज वो बीजेपी में है। अभी हाल ही में अमित शाह अहमदनगर गए। अहमदनगर में विखे पाटिल की मौजूदगी में कहा कि ये धंधा अब नहीं चलने पाएगा, इसको ख़त्म करने का इंतज़ाम कर रहे हैं। जो नई पॉलिसी आ रही है उसमें केंद्र का नियंत्रण होगा। और दूसरा देखिए क्या खेल होता है। खेल ये होता है, ये जो कोऑपरेटिव्स हैं बड़े नेताओं की, ये कोऑपरेटिव बैंक से कर्ज लेती हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जिनके बारे में पहले से पता है कि ये चलेगा नहीं, तो डिफ़ॉल्ट करती हैं। अब डिफ़ॉल्ट किया तो पैसा कहाँ से वसूला जाए? तो उससे पहले राज्य सरकार को गारंटर बनाया जाता है। तो अगर ये डिफ़ॉल्ट कर गए तो उसकी भरपाई वो पैसा जो है राज्य सरकार देती है। 2019 में 500 करोड़ दिया गया, 2000 करोड़ अभी बाकी है। ऐसे समय में जब राज्य पर 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। इसके अलावा ये तो बड़े नेता करते हैं, उनके जो छोटे नेता हैं, वो जो क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, उनके ज़रिए जहाँ लोग अपनी छोटी छोटी राशि जो है जमा करते हैं और पैसा लेते हैं, उन संस्थाओं पर इनका कब्जा होता है।
तो आपको उन संस्थाओं से कब्जा या लेन देन में तभी सहूलियत होगी जब उस पार्टी का समर्थन करेंगे। तो एक आर्थिक व्यवस्था देखिए, ये जो कोऑपरेटिव्स हैं ये महाराष्ट्र की रूरल इकॉनमी को कंट्रोल करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव है उनका महाराष्ट्र की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उस पर। उनके जरिए ये राजनीतिक कंट्रोल चल रहा है और इसी को तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी। तो ये जो नया मंत्रालय बनाया गया है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री केंद्र में, वो इसी मकसद से बनाया गया है कि इसको तोड़ना है। इसको तोड़े बिना महाराष्ट्र में सामान्य ढंग से राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो हुआ ही नहीं। आपका कोऑपरेटिव्स पर कब्जा है, उसके जरिए आप वोट पर कब्जा करते हैं, आप वोट को प्रभावित करते हैं। आप तय करते हैं कि आपकी प्रभाव वाली जो सोसाइटीज़ हैं उनसे जुड़े लोगों को ही सहूलियत मिलेगी, उन्हीं का काम होगा। तो उनसे वोट, आप एक तरह की ब्लैकमेलिंग है कि हम नौकरी दे रहे हैं, हम तुम्हारे गन्ने की पेराई करेंगे, हम तुम्हारा दूध खरीदेंगे, बदले में तुम हमको वोट दोगे। ये सारा नेक्सस जो है, और वो मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था किस तरह से कर्ज लेके 700-1200 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर डकार जाना, वो सब एक अलग मुद्दा है। वो ऊपर के 5, 7, 10, 15 नेता करते हैं, लेकिन इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक है। शैक्षणिक जो है क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी है। ये कोऑपरेटिव्स हैं, संस्थाएं हैं इस तरह की, जिनमें नेताओं की सिफारिश से ही एडमिशन होते हैं। तो ये जो बड़ा तंत्र है ये अपने आप में एक साम्राज्य बना हुआ है और ये साम्राज्य अब टूटने वाला है। इसलिए शरद पवार की परेशानी आप इससे समझिए। जो हड़कंप मचा हुआ है कांग्रेस और एनसीपी में, उसका बड़ा कारण बल्कि सबसे बड़ा कारण ये है कि वो आधार ही खत्म हो जाएगा। मतलब उन्होंने जो पेड़ लगाया था उसकी जड़ काटने का काम अमित शाह कर रहे हैं। अगर ये नियम, और बहुत जल्दी आने वाली है ये पॉलिसी आ जाती है, तो उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति एक नया मोड़ लेगी। महाराष्ट्र की राजनीति में लेवल प्लेइंग फील्ड आएगा। महाराष्ट्र की राजनीति इन नेताओं के कब्जे से मुक्त हो जाएगी। और राजनीति ही नहीं, महाराष्ट्र का मतदाता जो शिकार है इनका, जो इनके कब्जे में है, एक तरह से बंधुआ मजदूरी जैसी जो स्थिति होती है उस तरह की स्थिति में है कि उसके सामने कोई विकल्प नहीं है। उसे अगर अपना गन्ना बेचना है, अगर उसे अपना दूध बेचना है, अगर उसको बैंक से कर्जा लेना है कोऑपरेटिव बैंक से, तो उनके मुताबिक चलना पड़ेगा। इन सब से छुटकारा मिलेगा जिस दिन ये नई पॉलिसी आ जाएगी। तो इसलिए जो शरद पवार इतना बौखलाए हुए हैं, जो कांग्रेस पार्टी इतनी बौखलाई हुई है, उसका बड़ा कारण यही है कि महाराष्ट्र में बड़ा बदलाव होने वाला है और बीजेपी 2024 के लिहाज से तैयारी कर रही है कि 2024 का जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव होगा, बीजेपी अकेले लड़ेगी। अकेले लड़कर सत्ता में आने की तैयारी हो रही है। उसके लिए ये सारा इंतज़ाम किया जा रहा है। सिस्टम ठीक हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो राजनीति में, जिस पार्टी को लोग समर्थन करना चाहें उसे करें, मजबूरी में किसी को न करें, या मजबूरी में जिसको करना चाहते हैं उसको न करने का उन पर दबाव न हो। इसके लिए ये पॉलिसी आ रही है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 70-75 साल से देश में क्या हो रहा था, किस तरह की व्यवस्थाएं काम कर रही थी, किस तरह की लूट का तंत्र चल रहा था। वो जब सब टूट रहा है तो लोगों में बौखलाहट हो रही है, परेशानी हो रही है। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये इनकी पेट पर लात पड़ रहा है। पीठ पर लात पड़े तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, पेट पर लात पड़ती है तो दर्द ज़्यादा होता है। वही दर्द दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में और दिखाई देने वाला है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।